हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम फिजिक्स में अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, छोटा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन। क्या होता है बच्चों फ्रिक्शन? क्या होता है फ्रिक्शन? सबसे पहले ये पूछेगा फ्रिक्शन है उसके अंदर फोर्स कौन सी है। फ्रिक्शन है उसमें फोर्स कौन सी है। तो फ्रिक्शन के अंदर कौन सी फोर्स है? इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से फ्रिक्शन लगता है। जब भी कोई दो चीज आपस के अंदर कॉन्टेक्ट में आएंगी तब क्या लगता है बच्चों? फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सी फोर्स है? कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, तो अब देखो ये एक एक लाइन है बच्चों, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज a type of contact force. फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो बच्चों, जब दो चीज को आपस में रगड़ते हैं, जब दो चीज को आपस में रगड़ते हैं चार्ज क्रिएट होता है। दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज क्रिएट होता है। फ्रिक्शन में क्या होता है? जैसे देखो कोई भी हमारी गाड़ी है, सड़क के ऊपर चल रही है, तो उसके ऊपर दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आ रही तो फ्रिक्शन लगेगा। गाड़ी अपनी आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। तो ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। मतलब जैसे अब देखो, ये इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको आगे की तरफ खींचूंगी तो ये ब्लॉक इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। तो ये रिलेटिव मोशन है ना, उसका क्या करता है बच्चों? अपोज करता है। यह अपनी एक गाड़ी है, ठीक है, अपनी एक गाड़ी है, सड़क के ऊपर जा रही है, ये आगे की तरफ जाएगी तो ये सड़क इसको पीछे की तरफ धकेलेगी। ठीक है, तो ये अपोज करता है किसका? रिलेटिव मोशन का। ये सारे एक एक नंबर के आए हुए क्वेश्चन है। टेंजेंटली एक्ट करता है। ठीक है, टेंजेंटली एक्ट करता है ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, जैसे हमने ये बॉक्स को यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट है, ये सड़क मानो, कुछ भी मानो, ये एरिया मानो, कुछ भी मानो, ये यहाँ पर हमने एक बॉक्स को रखा है और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया आगे की तरफ। इसके ऊपर मैंने आगे की तरफ फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो जितना एरिया इसके कॉन्टेक्ट में आया है वहां पर क्या लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन लगेगा। अब जैसे ये है, यहाँ पे टायर है, तो मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये वाला जो बचा हुआ एरिया है ये कॉन्टेक्ट में नहीं आया हुआ, तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ये क्या कह रहा है? फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द अपरेंट एरिया। मतलब अपरेंट एरिया, जो मतलब एरिया हमें क्या होता है कि जो हमें एरिया दिखता है, सारे एरिया के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगता। तो सिर्फ फ्रिक्शन उसी के ऊपर लगता है जो एक्चुअल एरिया होता है, जो एक्चुअल एरिया टच होता है, सिर्फ फ्रिक्शन उसी के ऊपर लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड चाहे कितनी भी ज्यादा करो, फ्रिक्शन जितना लगेगा उतना ही लगेगा। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? तो फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है बच्चों। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक, स्टैटिक्स एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्रिक्शन के बारे में कि बच्चों जो फ्रिक्शन लगता है ना वो हमेशा पेयर के अंदर लगता है। फ्रिक्शन एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, पेयर के जैसे देखो, अब एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगा दूं, मैं इसको अपनी तरफ खींच लूं, तो जो ये वाली बॉडी, ये कॉन्टेक्ट किया है, ये वाली बॉडी इसके ऊपर फ्रिक्शनल लगाएगी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ। ये फ्रिक्शन ऑफ ए ड्यू टू बी, बी की वजह से फ्रिक्शन लगा है ए के ऊपर। ठीक है, ये मानो ए थी, ये मान लो बी थी। तो ये बच्चों फ्रिक्शन है जो ये क्या है, मतलब रिलेटिव मोशन का अपोज करती है और पेयर के अंदर लगती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या लगती है? पेयर के अंदर। अब हमारे पास देखो बच्चों, अब काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे अब अपनी गाड़ी चल रही है सड़क के ऊपर, ठीक है, गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, सड़क उसको पीछे की तरफ धकेल रही है, तो ये क्या है? फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब ये जो फ्रिक्शन है बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट लगेगा। ये फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट लगेगा। मतलब अगर हम अपनी गाड़ी चला रहे, फ्रिक्शन तो उतना ही लगेगा, चाहे हम स्पीड को कम करें, ज्यादा करें, आराम से चलाएं, मतलब फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। तो इसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन में पूछा जाता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है वो कांस्टेंट लगती है, वेरिएबल। तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अंदर बच्चों कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लगती है काइनेटिक के अंदर। ठीक है, अब हमसे पूछेगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके इक्वल है? फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल है? मानो मैं यहाँ पे एक बॉक्स था, एक बॉक्स था, ठीक है,
अब इसमें मैंने फोर्स लगा दिया इस साइड, फोर्स लगा दिया इस साइड, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ये वो इसका था मास, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, नॉर्मल जो उसको बैलेंस की, और जो नीचे लगेगा mg, मास और ग्रेविटी, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है हमारे पास, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किसके इक्वल है, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन के है। काइनेटिक में क्या होता है, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जितना नॉर्मल रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फ्रिक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, म्यू के, ठीक है। ये क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब हमारे पास देखो, जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन उसका न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास ये कोई बॉडी थी जिसका मास कितना था, 4 kg, बॉडी का मास था 4 kg। यहाँ पर हमने 10 न्यूटन का क्या लगा दिया बच्चों, फोर्स लगा दिया। मतलब मैं 4 kg को 10 न्यूटन से खींच रही हूँ, जिसका म्यू के मुझे गिवन है, ठीक है। और मुझे निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ठीक है, मुझे पता है जो एफ ऑफ के है वो किसके इक्वल है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, अगर मैंने फोर्स आगे की तरफ लगाया है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, और ऊपर क्या हो गया हमारी नॉर्मल रिएक्शन, और जो नीचे है वो क्या होगा, mg। मास कितना अपना बच्चों, 4 ग्राम, ठीक है, 4 और इंटू में g, ठीक है। और g क्या होता है बच्चों, ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। g की वैल्यू गिवन होगी 10 मीटर पर सेकंड या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमसे f के पूछेगा तो किसके इक्वल है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर देखो बच्चों, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, मास इंटू ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, ये इक्वल होते, हमेशा इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्लाइन प्लेन तो है नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो या कम हो, यहाँ पर सिंपल सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल है, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालू तो म्यू नॉर्मल रिएक्शन की जगह mg रख सकती हूँ, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की जगह mg रख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0.2 इंटू मास कितना है 4, g कितना है 10, तो यहाँ पे अपना कितना आ गया 8 न्यूटन। अब देखो बच्चों, मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी किसी चीज को खींचने के लिए, और फ्रिक्शन फोर्स आ गया 8 न्यूटन, मतलब सिर्फ फोर्स कितना लगेगा, 2 न्यूटन ही लगेगा आगे की तरफ, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, सिर्फ 2 न्यूटन ही लगेगा आगे की तरफ। तो ये अपना क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। अब मुझसे पूछा एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, अगर फ्रिक्शन फोर्स कम है इस फोर्स से, जितना मैं फोर्स लगा रही हूँ उससे फ्रिक्शन फोर्स कम है, इसका मतलब चीज तो आगे की तरफ ही जाएगी। मैं फोर्स लगा रही हूँ, फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ ले रहा है, लेकिन कुछ तो मैं इतना तो फालतू लगा ही रही हूँ कि वो आगे की तरफ खींच लूं। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ लगेगी, आगे की तरफ। एक्सेलरेशन कहाँ लगेगी, आगे की तरफ। अब मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालती हूँ, यहाँ से बच्चों मैं एक्सेलरेशन निकालती हूँ। तो एक्सेलरेशन को कैसे निकालू मैं, मुझे एक फॉर्मूला पता है कि जो अपना फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके इक्वल होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अपना जो फोर्स है वो कितना है, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन। नेट फोर्स अपना यही है, नेट फोर्स तो मैं यही लिखूंगी, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। मास मुझे पता है कितना है 4, मास मुझे पता है कितना है 4, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 2/2 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, a इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपनी एक्सेलरेशन थी। ये अपना क्वेश्चन मतलब हमारे एग्जाम में नहीं आया हुआ क्वेश्चन, ये मैंने कहीं किसी और एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो कितना इजी पूछता काइनेटिक्स से। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें सारे पार्ट कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारा कवर हो जाएगा। ये ब्लॉक है 4 kg का, ठीक है। इसने ऐसे बोला कि हमने फोर्स अब की बार ऐसे लगा दिया, ऐसे पहले तो हम ऐसे खींच रहे थे ब्लॉक्स की जैसे, अब हमने ऐसे किसी एंगल के ऊपर हमने क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया। और वो एंगल कितना लगाया 45, एंगल कितना है 45, ठीक है। हमने फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ और एंगल कितना बन गया 45, और फोर्स भी दे रखे हमने, कितने न्यूटन की फोर्स लगाई है 10√2 न्यूटन, ठीक है। इससे मुश्किल नहीं आएगा आपके, इतना कर लो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगा लेना साथ में बस। देखो फोर्स कितना है 10√2 न्यूटन। अब ये फोर्स लगाई हमें, इसका म्यू के भी दे रखा है, इसका म्यू के भी दे रखा है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है।
अब देखो यहां से हमने फोर्स लगाई, तो एक बार मैं इसको म्यू के को हटा देती हूँ, म्यू के इज इक्वल टू 0.3। अब देख इस साइड से इसका कोफिशिएंट बनेगा एफ कोस ऑफ थीटा, ठीक है। इस फोर्स के दो कोफिशिएंट बनेंगे, ऊपर की साइड क्या बनेगा, एफ साइन ऑफ थीटा। समझ में आ गया, एफ कोस ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट पार्ट निकालना है नॉर्मल रिएक्शन का, मुझे फर्स्ट निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। बताओ नॉर्मल रिएक्शन मतलब एन बताओ, ठीक है। एन किसके इक्वल है, एम जी। हमें ये निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन बतानी है। तो अब देखो ये ब्लॉक है, ठीक है, 4 kg का है, ठीक है। अब यहां से देखो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी, एम जी नीचे की साइड लगेगा, ठीक है। और फोर्स हमने इस साइड, मतलब फोर्स कहाँ लगाया है, ऐसे लगाया, फोर्स ऐसे लगाया है, फोर्स तो ऐसे लगाया है, ठीक है। अब देखो इसके कंपोनेंट जब हम तोड़ेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक कंपोनेंट क्या आ रहा है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब जब मैं यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकालूंगी तो ऊपर देखो एन प्लस, नॉर्मल रिएक्शन में ये ऐड हो गया, कंपोनेंट ऐड है नॉर्मल रिएक्शन में, ऊपर की तरफ ही नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, ऊपर की तरफ ही हमारा कंपोनेंट है, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये बात समझ में आ गई या नहीं। देखो हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होता था, अभी तक हमने प्लेन सरफेस लिया, अब मैंने जो सरफेस फोर्स है उसको क्या कर दिया कि एक एंगल के ऊपर फोर्स को एक्ट कर दिया। एंगल में उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा एफ कोस थीटा, एक बनेगा एफ साइन थीटा। यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन के साथ हमारा एफ साइन थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन में क्या ऐड हो गया, एफ साइन थीटा। तो हमें ये नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है यहाँ से, ठीक है। अब क्या मुश्किल रह गया यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ देखो कितना है, 10√2, 10√2 इंटू साइन 45, एंगल कितना है साइन 45 इज इक्वल टू मास कितना है यहाँ पे 4, ग्रेविटी कितनी है 10, ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों प्लस 10√2 साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, ठीक है। नोट्स के अंदर अगर आपको ये भी याद नहीं है ना साइन 45 कितना, ये मैं नोट्स के अंदर लिख के दूंगी आपको, ठीक है, याद कर लेना उसको, एज इट इज नोट्स मिलेगा आपको सारी चीजों का। अब देखो 40, यहां से ये कट हो गया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कितना आया 30, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया बच्चों 30, ठीक है। अब एक बात बताओ, वैसे यहाँ पर mg है, मास है 4 × 10 40, अगर हम सिंपल ये देखते हैं n इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है, तो फिर तो 40 आना चाहिए था, लेकिन अपना आया कितना 30। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के इक्वल नहीं होता। अगर हम फोर्स ऐसे एक्ट करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ना कुछ कम होके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड हो गया। तो ये चीज आपको ये बता रही कि हमेशा नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो हमसे ये निकलवा सकता है नॉर्मल रिएक्शन बताओ, ये तो कोई बड़ी मुश्किल वाली बात मुझे तो लगी नहीं कि ये मुश्किल है। एफ साइन थीटा ही यहाँ पे पहले पुट करनी है और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अब सेकंड पार्ट देखो, ये आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखो, हमें क्या निकालना, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना। हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ गया 30, ठीक है। अब मुझे निकालना फ्रिक्शनल फोर्स। मुझे पता है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक है, खींच रहे हैं चीजों को, काइनेटिक है, चल रही है तो काइनेटिक है। स्टैटिक्स में और काइनेटिक में फर्क है, मैं बताऊंगी आपको। म्यू के चाहे ना लिखो, लिख दो, कोई इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अब देखो बस ये थोड़ा समझाने के लिए कि मैं ये काइनेटिक करवा रही हूँ, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है, म्यू के इंटू एन के इक्वल। अब यहां से म्यू के की वैल्यू मुझे गिवन है 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन मेरा कितना है 30, कितना आ गया 9। अब आप एक चीज देखो बच्चों, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हमने फोर्स लगाया कितना न्यूटन का। अगर मैं आपसे फोर्स पूछूं, ये फोर्स है जो इसको इस साइड लेके जा रही है, ये हमने फोर्स लगाया, लेकिन ब्लॉक तो इसी साइड जाएगा। मैं फोर्स चाहे ऐसे लगाऊं तो ब्लॉक तो मेरी साइड ही आएगा, तो ये हमारा फोर्स है, ठीक है। अब मुझे ये निकालना कि हमने जो फोर्स लगा मतलब ब्लॉक कितना आगे की तरफ गया है। फ्रिक्शन तो आ गया हमारा 9 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना है एफ कोस थीटा, एफ कितना, एफ 10√2 इंटू कोस 45, 10√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 10। देखो ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा था, किस कंपोनेंट से, एफ कोस थीटा,
नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है? एफ साइन थीटा। ये आगे की तरफ जा रहा था एफ कोस थीटा, मैंने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दी और कोस थीटा की वैल्यू रख दी। 10 न्यूटन का मैंने क्या लगाया? फोर्स। जो टोटल मैंने फोर्स लगाया वो लगाया मैंने 10 न्यूटन, ठीक है। और जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स आया है 9 न्यूटन। तो मुझे ओवरऑल नेट फोर्स कितना मिलेगा? 1 न्यूटन। और नेट फोर्स मुझे कितना मिलेगा? अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, मुझसे नेट ही पूछ ले, ये नेट फोर्स पूछ ले, तो कितना हो गया? 10 न्यूटन माइनस 9 न्यूटन इज इक्वल टू 1। ये मेरा नेट फोर्स है, ठीक है। तो हमसे कैसे भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है 1 क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है 2 क्वेश्चन, ये नेट फोर्स भी पूछ सकता है 3 क्वेश्चन, ठीक है। कैसे भी पूछ ले। अब ये पूछ रहा कि एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों? देखो, अगर ये ज्यादा है, अगर जो मैंने फोर्स लगाया वो ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, तो बॉडी एक्सेलरेटेड होगी इस साइड, मतलब बॉडी मेरी साइड ही आएगी, ठीक है। अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? फोर्स m इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m में। ये नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। मास कितना बॉडी का? 4 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? 1/4, 0.25, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपका हर एक कंसेप्ट कवर हो गया। काइनेटिक्स का, काइनेटिक फ्रिक्शन का इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको समझेंगे क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है बच्चों, अगर मानो मैं किसी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाऊं, ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और ब्लॉक है वो अपनी जगह से मतलब हिला नहीं, ठीक है। तो जब मैंने फोर्स लगाया तो वो फोर्स कहाँ चली गई? वो फोर्स कहाँ गई? वो उस फोर्स को बच्चों किसने अपोज किया? फ्रिक्शन फोर्स ने। उस फोर्स को किसने अपोज किया? फ्रिक्शन फोर्स ने। फ्रिक्शन फोर्स और वो ब्लॉक की जो फ्रिक्शन फोर्स है उसने उसका क्या किया? अपोज किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, मतलब मोशन होने की टेंडेंसी है। टेंडेंसी है मतलब मोशन होगी। अभी तो दोनों बॉडी क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। अगर मैं और फोर्स बढ़ाऊं और फोर्स बढ़ाऊं और फोर्स बढ़ाऊं, एक टाइम पे मैं इतनी फोर्स कर दूं कि जो कर दूं, ठीक है, उससे ज्यादा लगा दूं, तो क्या होगा? मोशन के अंदर आ जाएगी। तो स्टैटिक फोर्स क्या? टेंडेंसी है, टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन के, मतलब मोशन होने वाला है, ये हमें बताता है स्टैटिक। ये क्या है बच्चों? रेस्ट के ऊपर है। अभी तक दोनों बॉडी रेस्ट पे है। ये वेरिएबल फ्रिक्शन है, मतलब ये वेरिएबल फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अभी बताती हूँ इस बात का क्या मतलब। देखो यहां से समझेंगे, अगर मैंने किसी भी बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 20 न्यूटन मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया और उसने फ्रिक्शन भी 20 का ही लगाया, ठीक है, तो बॉडी नहीं लेगी, तो बॉडी नहीं हिलेगी। बच्चों यहाँ पर मानो मैंने फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन का, ठीक है, और जो फ्रिक्शन है वो भी लग गया 40, फ्रिक्शन भी 40 लग गया, ठीक है, 40 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स भी। अब फिर से मैंने फोर्स को बढ़ाया, फिर से मैंने फोर्स को बढ़ाया, फिर से मैंने फोर्स को बढ़ाया, लेकिन फ्रिक्शन साथ साथ उसका अपोज कर रहा था। अभी तक बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ तक उसकी लिमिट थी, यहाँ तक उसकी लिमिट थी, मानो यहाँ पर मैंने लगा दिया 100 न्यूटन का, ये है 100 न्यूटन वाला पॉइंट, ठीक है, और मैंने फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन, मैंने फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन, ठीक है। अब देखो बच्चों 100 न्यूटन का मैंने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया, और फ्रिक्शन भी क्या है? 100 न्यूटन। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ गया ना यहाँ पर, ये टेंडेंसी मतलब यहाँ से मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और देखो यहाँ पर क्या है? फ्रिक्शन फोर्स और हमारा जो लगाया वो फोर्स इक्वल हो गए, ठीक है। अभी तक बॉडी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक बॉडी मोशन के अंदर नहीं आई, लेकिन स्टार्ट होने वाली है। इस मैक्सिमम फोर्स को बोलते हैं लिमिटिंग, या फिर इस मैक्सिमम फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस मैक्सिमम को बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि इससे ज्यादा मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन और हमारा जो फोर्स है वो इक्वल हो गए। अब अगर हमने फोर्स को बढ़ाया, यहाँ पे मैंने 100 की जगह 150 न्यूटन फोर्स कर दिया, तो हम अपनी जो बॉडी है, मतलब जो चीज मैंने स्टार्ट की, मतलब ब्लॉक है, वो चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन फ्रिक्शन जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, वो कितना लगेगा? 100 न्यूटन ही रहेगा। फ्रिक्शन देखो यहाँ से इक्वल ही रहेगा, फ्रिक्शन इतना ही रहेगा। क्यों? अभी मैं बता रही थी जो स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो बच्चे यहाँ से दो चीजें समझो। यहाँ पे देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन वो चेंज हो रहा है, 20 न्यूटन लगाया तो 20 न्यूटन फ्रिक्शन,
40 है तो 40 न्यूटन, मतलब मैं जितना लगा रही हूँ वो भी बराबर उतना ही लगा रहा है, तो बॉडी मोशन के अंदर नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आया, जब मैंने फोर्स लगाया तो उसने भी उतना ही फोर्स लगा, मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो उसने उतना ही फ्रिक्शन लगाया, वो इक्वल है, ठीक है। अभी बॉडी बस क्या हो, मोशन की टेंडेंसी में है, मतलब अभी बॉडी मोशन में आना चाहती है, ठीक है। तो ये अपना है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये अपना बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मैं इसके आगे फोर्स को बढ़ा रही हूँ, मैं इसके आगे फोर्स और लगा रही हूँ, इस साइड मैं फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन फ्रिक्शन तो उतना ही लगेगा, फ्रिक्शन तो फिक्स हो गया। यहाँ पर देखो बॉडी मेरी स्टार्ट हो गई, तो स्टार्ट होने के बाद ये क्या बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने बताया था हमेशा फिक्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा फिक्स होता है। देखो ये हमारा फ्रिक्शन है और ये हमारा फोर्स है, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, मतलब लिमिटिंग जिस पे बॉडी चलनी स्टार्ट हो जाए, वो मान लिया मैंने, कुछ भी मान लो, 150 मान लो, ठीक है, 150 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जहां पर इससे ज्यादा मतलब यहाँ पे बॉडी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने फोर्स लगाया 20, तो फ्रिक्शन भी हो गया 20 इक्वल, मतलब ये भी इतना ही फ्रिक्शन लगाएगा। मैंने थोड़ा सा लगाया तो ये भी बराबर में मुझे इतना ही फ्रिक्शन देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूं तो ये भी 40, 80 कर दिया तो ये भी 80, यहाँ पे मैंने 100 लगा दिया तो ये भी 100, यहाँ पे मैंने 150 लगा दिया तो इसने भी 150 लगा दिया। ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 200 न्यूटन फोर्स लगा दूं, 200 न्यूटन फोर्स लगा दूं तो ये 150 से 150 ही रहेगा, क्योंकि इसका ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है। इसका मैक्सिमम, जब मेरी बॉडी यहाँ से चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो स्टैटिक ये था, यहाँ से चलनी स्टार्ट हो गई तो ये क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। जहां बॉडी चलनी स्टार्ट हो जाए क्या हो, काइनेटिक। तो ठीक है, यहाँ पे 150 ही रहेगा, फिर भी ये 150 ही रहेगा, या मैं यहाँ पे 300 न्यूटन फोर्स लगा दूँ तो ये मेरा क्या है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरी, अगर हमसे ये पूछे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर हमसे पूछे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 0, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग। यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, 0 से F लिमिटिंग, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब ये पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव कब करेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अंदर बॉडी मूव कब करेगी, हमने फोर्स लगाया वो नहीं हिली, फोर्स लगाया फोर्स लगा, जब हम इतना फोर्स अप्लाइड कर दे कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, इतना फोर्स लगा दे तो क्या होगा, जो एफ अप्लाइड अगर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, तो अपनी बॉडी है वो क्या करने लग जाएगी बच्चों, मूव करनी स्टार्ट कर देगी, ठीक है। बॉडी क्या करनी स्टार्ट हो जाएगी, मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में ये पूछ रहा है कि जो 4 kg ब्लॉक है इसके ऊपर इसने फोर्स लगाया 6 न्यूटन का, ठीक है। इसका म्यू दे रखा है 0.2, म्यू एस मतलब स्टैटिक्स के लिए म्यू एस दे रखा 0.2। हमसे पूछा एफ लिमिटिंग बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें बताना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये इसको यहाँ पर इस साइड खींच रहा है तो इसका जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, इसका फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल, और यहाँ पर mg, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, mg। अब हमारे पास जो फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग, चाहे फ्रिक्शन लिमिटिंग हो या फिर फ्रिक्शन काइनेटिक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्वल होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट हटा दिया तो हमने म्यू लगा दिया। एफ ऑफ लिमिटिंग मुझे निकालना किसके इक्वल, म्यू किसके इक्वल है 0.2, और मुझे पता है जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो होता है mg के इक्वल, जब बिल्कुल प्लेन सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाला इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो m कितना है 4 और g कितना है 10, ये क्या गया 40, तो यहाँ पर 48 न्यूटन, ठीक है। अब आप एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैं समझाना चाहती हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन में, हमने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया अपनी साइड, 6 न्यूटन का, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स देखो 8 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स देखो 8, मतलब जो इसका ग्राफ है ना, यहाँ से ये समझना हमें, देखो ये ग्राफ ऐसे था, ये था एफ लिमिटिंग,
एफ लिमिटिंग। ये हमारा कितना है 8 न्यूटन, ये हमारा है 8 न्यूटन, और जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, ये भी अपना 6 न्यूटन। तो बॉडी यहाँ से चलेगी ही नहीं, बॉडी यहाँ पे चलेगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। ये जो है अपना क्या है, एफ ऑफ लिमिटिंग जो है 8 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन का लगाया हमने, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कितना है 8 न्यूटन। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो क्या रहेगी बच्चों, रेस्ट के ऊपर। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा बॉडी मूव करेगी, रेस्ट पे रहेगी या फिर क्या, तो बॉडी यहाँ पे क्या रहेगी, रेस्ट के ऊपर रहेगी, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है किसके, एज कम्पेयर टू जितना फोर्स हमने अप्लाई किया है उससे ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स। एफ अप्लाइड कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों हमारे पास है एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास अभी तक तो मैं यहाँ पे बॉडी को रख रही थी और फोर्स लगा रही थी, ठीक है। अब मैं अगर अपनी जो बॉडी है, अपना जो ब्लॉक है, अगर मैं उसको यहाँ पर रख दूं किसी एंगल के ऊपर, किसी एंगल के ऊपर मैंने अपने ब्लॉक को रखा, ठीक है। तो एंगल के ऊपर देखो मैंने यहाँ पे ब्लॉक को रखा, स्टार्टिंग में क्या होगा वो वहीं रहेगा, जैसे 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 एंगल ये बढ़ता जाएगा ब्लॉक एकदम से नीचे गिर जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये ब्लॉक था, इसका मास था m, इसका ब्लॉक का मास क्या था बच्चों m, ये नीचे की तरफ क्या लगा रहा था mg, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। और ऊपर की तरफ क्या है इसका नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ क्या बच्चों इसका नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो ब्लॉक है ना, ये कहाँ गिरने की ट्राई में है, नीचे। ब्लॉक है एक एंगल के ऊपर, नीचे गिरने की ट्राई में है, तो इसका जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, अपोजिट साइड। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट साइड। अब इस mg के बच्चों यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। mg के यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा, mg cos थीटा mg sin थीटा, ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखो, यहाँ से जो अपना नॉर्मल रिएक्शन है, इस ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन है n, वो किसके इक्वल आ गया यहाँ से, mg cos ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है अभी तक गिरा नहीं है, इसका मतलब जो हम इसका क्या निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, वो फ्रिक्शन जहाँ फ्रिक्शन और जो फोर्स है, नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाला फ्रिक्शन इक्वल है, ठीक है। तब तक ये ब्लॉक नहीं हिलेगा यहाँ से, मतलब ये बस हिलने वाला है, अभी वो पॉइंट आया जिसपे ये दोनों इक्वल है। तो मैं अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल, इक्वल आएगा म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एन क्या, म्यू स्टैटिक्स और नॉर्मल रिएक्शन, म्यू स्टैटिक्स और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों एफ ऑफ एल किसके इक्वल है, म्यू एस। मुझे पता है नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg cos ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा। ये हमारा आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या आ गया बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों जो हमारा फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ से हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, वो किसके इक्वल है, mg sin थीटा के इक्वल है, mg sin थीटा के। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है, mg sin थीटा यहाँ से, और यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल आया है, इसके इक्वल। फिर मैं इन दोनों को मैं क्या करूंगी बच्चों, इक्वल करूंगी। फिर ये भी एफ एल के इक्वल और ये भी, मतलब ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल और ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है। तो mg sin थीटा किसके इक्वल है, म्यू एस mg cos ऑफ थीटा, ठीक है। mg sin थीटा म्यू एस mg cos ऑफ थीटा, यहाँ से mg से कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, sin थीटा किसके इक्वल है, म्यू एस cos ऑफ थीटा के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक्स का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये किसके इक्वल है, टेन थीटा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर, अगर हमें म्यू एस निकालना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना, और अगर हमें एंगल दे रखा है, ये हमें एंगल दे रखा है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो म्यू एस हमारा किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा, थीटा आर लिख लो, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। म्यू एस किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज। ये हमारा बच्चों एंगल ऑफ रिपोज है, और ये उसका फॉर्मूला आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अभी जो हमने ये इक्वल किया है, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तरीके से और समझते हैं इसको। देखो जो हमारा थीटा है, थीटा जितना थीटा कम होगा, जितना थीटा कम होगा, ठीक है,
उतना साइन थीटा क्या होगा, कम, और कोस थीटा क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, जितना थीटा कम होगा साइन थीटा उतना ही कम होगा और कोस थीटा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे साइन 0 रखूं, साइन 0 तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। मैं यहाँ पे कोस 0 रखूं तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर थीटा कम है तो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर थीटा ज्यादा है, ज्यादा होता जाएगा, बाद में थीटा हम बढ़ाते जाएंगे तभी ये हमारा ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। थीटा ज्यादा हो गया तो हमारा जो साइन थीटा वो ज्यादा हो जाएगा और कोस थीटा है वो कम हो जाएगा। अब देखो साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो एक टाइम के बाद ये और ये जो हमारा जो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एम जी साइन थीटा क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। थीटा बढ़ने से ये दोनों क्या आ जाएगी, इक्वल। हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे। ठीक है, तो ये अपना एंगल ऑफ रिपोज है। ये बच्चों हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। अब हमें दे रखा है जो एंगल ऑफ रिपोज में क्या हुआ दे रखा है, जो एंगल ऑफ रिपोज है 45। फाइंड द बॉडी रेस्ट और मोशन, जो हमारा थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 डिग्री। अब इसने ये पूछ रखा है कि बॉडी स्लाइड करेगी, मोशन के अंदर रहेगी, रेस्ट के अंदर रहेगी, ये बताना हमें। तो देखो अगर हमारा एंगल ऑफ रिपोज मतलब रोकने वाला एंगल ज्यादा है और इंक्लाइन एंगल से, तो बॉडी तो रेस्ट पे ही रहेगी। रोकने वाला एंगल ज्यादा है इंक्लाइन एंगल से, तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट के ऊपर। बॉडी क्या रहेगी बच्चों, रेस्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं बता चुकी ये क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब दोनों इक्वल है, फ्रिक्शन और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल है, मतलब बॉडी को वहीं रखेंगे तो ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अगर हमारा इंक्लाइन एंगल बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसे इंक्लाइन एंगल ज्यादा हो तो वो नीचे गिरेगी चीज, तो उसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला अपना निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखो हमें बताना कि बॉडी रेस्ट के ऊपर रहेगी या मोशन के अंदर रहेगी। सबसे पहले इसने पूछा है म्यू एस बताओ। सबसे पहले पूछा, देखो पहले तो हमें क्वेश्चन देना है, आंसर इस बात का ये निकालेंगे। ठीक है, आंसर देखना है कि बॉडी रेस्ट पे रहेगी या फिर मोशन के अंदर रहेगी। देखो हमारा थीटा छोटा है, थीटा आर से, ये 30 है, ये 45 है, इसका मतलब बॉडी रहेगी रेस्ट पे। बॉडी रहेगी बच्चों रेस्ट पे। ठीक है, क्योंकि रोकने वाला एंगल ज्यादा है इंक्लाइन एंगल से, तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये इंक्लाइन था, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है, एम जी कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन, और ये हमारा क्या है, एम जी साइन थीटा। ठीक है, अभी निकलवाया, ये तो चीज समझ गए होगे। अब मुझे बताना म्यू एस, ऐसे बोलेगा एंगल ऑफ रिपोज में म्यू एस बताओ हमें। म्यू एस कितना है, देखो बच्चों म्यू एस, जो हमारा म्यू एस है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा आर। म्यू एस किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा आर। ठीक है, तो म्यू एस किसके इक्वल हो गया बच्चों, टेंजेंट 45, टेन 45, और यहाँ से म्यू एस की वैल्यू आ गई 1। एक क्वेश्चन तो आपसे ये निकलवा सकता है यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज से। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज से एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से निकलवाएगा। सेकंड हमारे पास एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा, देखो फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है हमें, एफ बतानी है हमें। ठीक है, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा एफ, वो किसके इक्वल है, एफ किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, मास ग्रेविटी साइन 30। ठीक है, ये हमारी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमारी क्या है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। मास की वैल्यू दे देगा, साइन थीटा हमें पता है कितना होता है, ग्रेविटी हमें पता है। ठीक है, अब हमसे पूछे, देखो बच्चों यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन की, जब एक्सेलरेशन पूछेगा ना, जब जो कोई चीज रेस्ट के ऊपर मैंने बता दी, जब कोई चीज रेस्ट के ऊपर है तो उसकी एक्सेलरेशन तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 0। कोई चीज रेस्ट पे ही है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंज कहाँ होगी, जब कोई चीज रेस्ट पे है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है 0। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चा, ये दे के एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, 0। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या बच्चों, 0। अब हमसे पूछेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ। अब हमसे क्या पूछेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ। ठीक है, यहाँ से क्या पूछेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन FOL किसके इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन म्यू, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन।
अब एफ ऑफ एस एल किसके इक्वल हो गया, म्यू एस, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किसके इक्वल है, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। ये हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ ऑफ एल म्यू एस की वैल्यू रख देंगे, मास वो गिवन होगा हमें, ठीक है, जी की वैल्यू गिवन है कोस इंटू 30, कोस इंटू 30, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोस 30 की वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स ये है, और म्यू एस की वैल्यू ये है, और बॉडी रेस्ट के ऊपर। इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। स्टट का क्वेश्चन है फ्रिक्शन से, वो क्या आया हुआ था, स्टट 2021 के अंदर था क्वेश्चन। इफ ए ब्लॉक इज मूविंग इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एंगल है, विद वेलोसिटी दे रखी है उसकी, और टाइम दे रखा है, ठीक है। देखो फ्रिक्शन में एक्सेलरेशन यूज हो रही है, ठीक है, हर जगह पे एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू एम में रख रहे हैं, तो पहली सोच तो यही आ जानी चाहिए, वेलोसिटी और टाइम दे रखा तो हम आसानी से एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा एक ब्लॉक था, ये हमारा ब्लॉक था जो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, मूविंग अप, मतलब यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं। इसमें बस एक ही बात समझने की है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो ये क्या मास, नीचे की तरफ वही सेम एम जी, और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारी नॉर्मल रिएक्शन, ये सबको पता होगा। लेकिन देखो एक चीज देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो ऊपर की कोई इंक्लाइन कोई चीज जा रही है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब जिसका फ्रिक्शन फोर्स है वो इस साइड लगेगा। बस इसमें यही बात समझने की थी, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस साइड लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, इस साइड लगेगा, ठीक है। अब तो वही क्वेश्चन है, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, एम जी कोस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन अपना किसके इक्वल है, एम जी कोस थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से जो फोर्स है अपना, जो नेट फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, अब वो किसके इक्वल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, किसके इक्वल हो गया, फोर्स नेट है एफ प्लस एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर जो मुझे पता, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वो किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन के इक्वल होता है। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। और मैं यहाँ पर म्यू, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम जी कोस थीटा, ठीक है, एम जी कोस थीटा मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। तो एफ जो नेट लगाया है मैंने फ्रिक्शन, वो किसके इक्वल है, म्यू एम जी कोस ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस एम जी साइन ऑफ थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी इतनी, कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन वो किसके इक्वल है, एम जी कोस ऑफ थीटा। जो हमारा जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो किसके इक्वल है, एफ प्लस एम जी, ये दो कंपोनेंट के इक्वल हो गया। जैसे हम पहले फ्रिक्शन फोर्स को इसके इक्वल करते थे, वैसे अब हम नेट फोर्स को इसके इक्वल, क्योंकि ये कंपोनेंट ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एफ और नेट किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल, ठीक है। तो अब यहां से देखो बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, म्यू एम जी कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। यहां से मैं एम से एम को काट सकती हूँ आसानी से, मास को काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जी कॉमन, म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसके इक्वल क्या आ गई हमारी, एक्सेलरेशन। इसके इक्वल क्या आ गई बच्चों, हमारी एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगी, एक्सेलरेशन निकालूंगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन रखूंगी तभी तो हमारा म्यू निकलेगा, क्योंकि एंगल तो हमें पता ही है, ठीक है। तो मैं एक्सेलरेशन को कैसे निकालूंगी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो कहीं जाकर तो रुकेगा, कहीं जाकर तो रुकेगा। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। और जो अभी की वेलोसिटी है, जो चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कितना है, 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 0.5, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हमारी क्या हो गई बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गई हमारी एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी क्या होगी, एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर दूंगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
इज इक्वल टू ग्रेविटी क्या होता है 10, ठीक है, म्यू। अब देखो यहाँ पर देखो cos 30 रखती हूँ मैं, क्योंकि एंगल कितना दे रखा है 30, एंगल कितना है 30, cos 30 कितना होता है जो √3/2, cos 30 की जगह मैं √3/2 रख सकती हूँ, ठीक है, प्लस sin 30 की जगह 1/2। यहाँ पर सिर्फ मैंने एंगल रखा है cos 30 √3/2, sin 30 1/2, ठीक है। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, म्यू √3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, म्यू √3/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, म्यू 1/√3, ये नियर अबाउट 0.6 के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका आंसर था। जो ये क्वेश्चन क्या कंसेप्ट से बाहर था, ये क्वेश्चन कंसेप्ट से बाहर था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर देखो सिंपल था, फोर्स मूविंग अप कर रही है, मूविंग अप जा रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। पहली बात तो यहीं पे हमें समझना चाहिए कि फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, अगर बॉडी इस साइड जा रही है तो फ्रिक्शन उससे अपोजिट लगेगा। यहाँ पे ये दोनों को ऐड करना नेट, ठीक है, नेट हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होता है। नॉर्मल रिएक्शन हमें कितने क्वेश्चन कर लिए, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आती है, एम जी cos थीटा से। तो ये बताओ, देखो यहाँ से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो तुम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन ही तो पुट करनी थी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। बस हाँ हुआ है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ था स्टेट के अंदर, कुछ भी है, कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया, सिर्फ ये देख लो यहाँ से ये वाला कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन तो आगे कुछ भी नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन अपना इस टाइप से भी आया हुआ है कि एक बॉडी है यहाँ से चली गई, ठीक है, यहाँ से जाती 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 यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर पहुंच गई इंक्लाइन एंगल के ऊपर, ठीक है, ये एंगल है अपना थीटा, ठीक है। अब मुझसे पूछा है, एक तो मुझे हाइट बतानी कि ये कितनी हाइट के ऊपर, नीचे से कितनी हाइट के ऊपर पहुंची है, दूसरा मुझे एल बतानी ये वाली, ठीक है, और तीसरा मुझे टी बताना है, तीसरा मुझे टी बताना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, पहली बात तो मैं यहाँ से टी निकाल सकती हूँ। टी कैसे निकालूंगी मैं, एस मुझे पता है कि इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हर जगह लगती है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो, ठीक है, तो मुझे इस बात का पता है। अब ये पता मुझसे, देखो मुझे पता है ये जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है, ये डिस्टेंस कवर की, वो मेरे पास क्या है, एस है। एस क्या, डिस्प्लेसमेंट, जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या है, एस। एस क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है, एल, ठीक है। यहाँ से यू देखो, स्टार्टिंग की है बॉडी ने, तो जब स्टार्ट हुई तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जब बॉडी स्टार्ट हुई तब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 प्लस हाफ। अब देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल लेंगे, एक्सेलरेशन किसके इक्वल लेंगे, जो बॉडी है ग्रेविटी साइन थीटा, ठीक है, जी साइन थीटा, यानी कि बॉडी है अगर एक्सेलरेटेड नीचे की तरफ है तो ये क्या आएगा, जी साइन थीटा, ठीक है, जी साइन थीटा, और टाइम क्या है, टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टी स्क्वायर निकाल सकती हूँ, टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2l/g साइन थीटा, और अगर मैं इसका ये हटा दूं, रूट स्क्वायर हटा दूं, तो √2l/g साइन थीटा। अब मुझे कोई भी वैल्यू दे सकता, वो साइन थीटा, थीटा 30 दे, 45 दे, कुछ भी दे सकता है, एल की कोई भी वैल्यू मुझे गिवन होगी, ठीक है। यहाँ से मुझसे टाइम निकलवा लेगा, ये या तो डायरेक्ट याद रखो या फिर आप निकाल सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टाइम है। अब सेकंड चीज हमें क्या देखनी बच्चों, सेकंड चीज क्या है, एच। देखो एच किसके इक्वल होता है, हाइट, हाइट किसके इक्वल होता है बच्चों, मुझे पता है जो साइन थीटा है ना मेरा, साइन थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर क्या है, एच, और एच क्या है मेरे पास, एल, ठीक है। तो यहां से मैं एच निकाल सकती हूँ, एल साइन थीटा, एच निकाल सकती हूँ, एल साइन थीटा, ठीक है। एच किसके इक्वल है, एल साइन थीटा के इक्वल। अब मुझसे एल पूछे तो यहां से मैं एल भी निकाल सकती हूँ, यहाँ से एल क्या आएगा, एच ओवर साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे थीटा की वैल्यू कुछ भी दे दे, मैं यहाँ से एल निकाल सकती हूँ, थीटा की वैल्यू 30 है, 45, यहाँ से एच निकाल सकती हूँ, टाइम निकाल सकती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आए हुए हैं, काफी आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।